नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल आपके जो भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है बी आर गवई, उनके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि न्यायमूर्ति बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो बी आर गवई है भारत के मुख्य वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है और ये आपके 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे। दूसरा कथन कह रहा है कि न्यायमूर्ति बी आर गवई अनुसूचित जाति वर्ग के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। भारत के तो ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग से दूसरे नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि इस वर्ग से पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन थे। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो अनुसूचित जाति वर्ग से जो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये आपके के जी बालकृष्णन जी बने थे। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेसल, रटरडम और स्टॉकहोम अभिसमयों का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 2025 का आयोजन हुआ था। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का जो आयोजन हुआ था ये आपके जिनेवा में हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी जिनेवा में आपके डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय भी है और डब्ल्यू टी ओ का मुख्यालय भी है और आई एल ओ का मुख्यालय भी है। जो जोहान्सबर्ग है ये आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और जो कायरा है ये आपकी मिस्र की कैपिटल है। और जो कन्नडा है ये आपके जो ओटावा है ये आपके कनाडा की राजधानी है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए एक दुर्लभ अलानियन मकबरे के बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो ये आपके अलानियन मकबरे के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह मकबरा चचन्या में गुजनी के पास खोजा गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह मकबरा 5000 वर्ष से भी पुराना है। तो दूसरा कथन गलत है। जो ये अलानियन मकबरा है ये आपके 2500 वर्ष पुराना है, ना कि आपके 5000 वर्ष पुराना है। इस वजह से दूसरा कथन क्या है, गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह मकबरा पूरी तरह से बरकरार है। इसमें खबर के मूल्यवान सामान पाए गए हैं। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। जो अलानियन मकबरा है ये अभी अभी भी मौजूद है और इसमें आपकी बहुत सारी खबरें बहुत सारी खबरों की यहाँ से चीज़ें मिली हैं। चौथा कथन कह रहा है कि अल खान काला नेक्रोपोलिस नेक्रोपोलिस पोलिस के भीतर स्थित इस मकबरे की खुदाई चेचन गणराज्य की विज्ञान अकादमी के अजमत अख अखमारोव के नेतृत्व में एक टीम की द्वारा की गई थी। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसकी जो खोज की गई थी आपके चेचन गणराज्य की विज्ञान अकादमी के द्वारा इसकी इसकी खोज की गई थी या इसको इसकी खुदाई कराई गई थी। तो इसमें आपको पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा चौथा कथन सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातत्वविदों द्वारा की गई खुदाई से 3000 वर्ष पुरानी लौह युगीन बस्ती किस राज्य में पाई गई है। तो जो महाराष्ट्र का जो नागपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ के पुरातत्वविदों द्वारा अभी 3000 वर्ष पुरानी लौह युगीन बस्ती की खोज की गई है या बस्ती पाई गई है। तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्नाटक राज्य है ये इसको 1956 में राज्य बनाया गया था। और कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु में है और इसी बेंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय भी है। जो गुजरात है ये आपको 1960 में इसको राज्य बनाया गया था और गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। जो तमिलनाडु एक दक्षिण भारत का एक राज्य है और इसको 1956 में राज्य बनाया गया था और चेन्नई आपकी तमिलनाडु की राजधानी है। तो जो अभी हाल ही में जो 3000 वर्ष पुरानी जो लौह युगीन बस्ती मिली ये आपकी महाराष्ट्र से मिली है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट कमेटी 2025 का आयोजित की गई थी। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट कमेटी का जो आयोजन किया गया था ये आपके भारत की जो वित्तीय राजधानी है मुंबई, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉस एंजलिस है ये आपके यूएसए में स्थित है। और लंदन जो है ये आपके इंग्लैंड की राजधानी है और ये लंदन आपके टेम्स नदी के किनारे हैं। और जो पणजी है ये आपके गोवा की राजधानी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि डी आर आर धान 100 कमला तथा पूसा डीएसटी चावल वन समाचारों की सुर्खियों में रही है, उनके बारे में कौन से कथन सही है। तो जो डी आर आर धान है या कमला तथा पूसा डीएसटी चावल है, इसमें के बारे में बताना कि कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि इनसे चावल की पैदावार को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि ये जीनोम
संवर्धित चावल की किस्में हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो ये आपके डी आर आर धान और पूसा कमला है, ये आपके जीनोम संवर्धित चावल की किस्में हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि ये सामान्य किस्मों की तुलना में कम सिंचाई से 15 से 20 दिन तक कम समय में ये तैयार हो जाती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है, जो ये चावल की जो नई किस्में हैं, ये जो दूसरे चावल होते हैं या दूसरे जो धान होते हैं, उनसे ये 15-20 दिन कम समय लेती है तैयार होने में, कम समय में तैयार हो जाती है। चौथा कथन कह रहा है कि जीनोम संवर्धित किस्मों में अंतिम उत्पाद में भारी जीन होते हैं। तो चौथा कथन भी ठीक है। तो इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में -5 एंड +10 का फॉर्मूला प्रस्तावित किया है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो हमारे जो कृषि मंत्री है आपके शिवराज सिंह चौहान है, और इन्होंने भी हाल ही में अभी -5 और +10 फार्मूला दिया था। ये आपके चावल की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल में 5 मिलियन हेक्टेयर की कमी करना है, जबकि उसी क्षेत्र में चावल की उत्पादकता को 10 मिलियन टन की वृद्धि करना है। तो ये आपका -5 और +10 का फॉर्मूला आपके चावल की खेती के अंतर्गत से संबंधित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से 4 मई 2025 को किया गया है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो 7वें खेल इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया गया था, ये आपके मई में शुरुआत इसकी हुई थी, और इसका उद्घाटन आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था। इस वजह से पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अब बिहार द्वारा आयोजित पहला प्रमुख बहुविषयक खेल आयोजन है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 7वें खेल इंडिया यूथ गेम्स है, इसका आयोजन आपके बिहार में भी किया गया था, और दिल्ली में भी किया गया था। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या है, ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि 27 पदक खेलों का आयोजन बिहार के केवल 5 शहरों पटना, राजगीर, भागलपुर तथा गया, बेगूसराय में किया गया था। तो तीसरा कथन गलत है। जो 7वें खेल इंडिया यूथ गेम्स थे, ये आपके केवल आपके बिहार के 5 शहरों में नहीं, बल्कि कुछ खेल आपके दिल्ली में भी आयोजित किए गए थे। जैसे आपकी शूटिंग आपके दिल्ली में की गई थी, जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता भी आपके दिल्ली में हुई थी, और ट्रैक साइकिलिंग भी आपके दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस वजह से ये सी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2025 2025 के इन खेलों में पहली बार एशियाई खेल सेपक टाकरा को पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया, जबकि ई स्पोर्ट्स को एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो 2025 में जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, इसमें पहली बार आपके एशियाई खेलों में सेपक टाकरा को पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया था, और इसे आपके ई स्पोर्ट्स को प्रदर्शन के कार्यक्रम के रूप में भी प्रदर्शित किया गया था। जिसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाचारों के सुर्खियों में रहा हलवा विकास का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन से है? आपको बताना कि हलवा विकास के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि जो पंचायती राज मंत्रालय की 3 भाग की विस्तार श्रृंखला फुलेरा का पंचायती राज की तीसरी और अंतिम फिल्म है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो हलवा है, ये आपके जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो की एक सीरीज निकाली गई थी, जिसका नाम था आपके फुलेरा की पंचायती राज। तो इसका ये भी भाग है। तो ये पहला कथन कह रहा है कि ये पंचायती राज मंत्रालय के 3 भाग के विस्तार श्रृंखला का फुलेरा का पंचायती राज का ये तीसरा और अंतिम भाग या अंतिम फिल्म है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि हलवा विकास ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व को अपने स्रोत सृजित करने की पहल पर प्रकाश डालती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो हलवा विकास है, ये आपके जो स्थानीय क्षेत्रों में जो टैक्स को कैसे बढ़ाना है, या उसको कैसे प्रकाश में लाना है, तो इस पे ये फोकस डालता है। तीसरा कथन करा कि यह फिल्म स्थानीय करों को समय पर भुगतान करने पर केंद्रित है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो हलवा विकास फिल्म है, ये आपके स्थानीय करों को समय पर कैसे भुगतान करना है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो इसके मतलब ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्मों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि इन जो
5 फिल्में दी गई है। इनमें कौन सी डॉक्यूमेंट्री या फीचर फिल्म पंचायती राज मंत्रालय की विस्तार श्रृंखला श्रृंखला फुलेरा का पंचायती राज से संबंधित है? तो जो असली प्रधान कौन है, ये आपके फुलेरा का पंचायती राज श्रृंखला सीरीज से संबंधित है। और फुलेरा की चोरी भी आपके फुलेरा की पंचायती राज सीरीज से संबंधित है। और हलवा का विकास भी आपके फुलेरा की पंचायती राज सीरीज से संबंधित है। तो इसमें जो आपके असली प्रधान कौन, फुलेरा की चोरी और हलवा का विकास का संबंध आपके फुलेरा की पंचायती राज सीरीज से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया और आपको बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर को कब अंजाम दिया गया था। तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये आपके जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 25 पर्यटकों की हत्या की गई थी, उसके विरोध में या उनको इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। और इस ऑपरेशन सिंदूर को जो लीड कर रहे थे, ये आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसको लीड कर रहे थे। और इस ऑपरेशन सिंदूर की जो जानकारी दी थी हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी और जो कमांडर व्योमिका सिंह थी, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी। लेकिन आपको बताना कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये कब हुआ था। तो ये आपकी 6-7 मई 2025 को रात्रि में हुआ था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे मंगरवानी के बारे में कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पुरातात्विक पुरातात्विक एवं पर्यावरणीय शोधकर्ताओं द्वारा दिए गए अन्वेषण में मंगरवानी में पुरा ऐतिहासिक औजार पाए गए हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो मंगरवानी है, यहाँ से अभी ये पाया गया कि पुरातात्विक और पर्यावरण शोधकर्ताओं द्वारा ये पाया गया कि यहाँ पे पुरातात्विक ऐतिहासिक समय के औजार प्राप्त हुए हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि मगरवानी एक पाषाणकालीन पुरास्थल है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो मगरवानी है, ये आपके पुरापाषाण काल का स्थल है। थर्ड कथन कह रहा है कि अब दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला पर मगर गांव के निकट पवित्र उपवन पहाड़ी जंगल है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो मंगरवानी है, ये आपकी दिल्ली हरियाणा की सीमा पर अरावली रेंज पर मगर गांव के निकट पवित्र उपवन पहाड़ी के जंगलों में स्थित है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ये आपके पाकिस्तान यो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के आतंकवादी शरणार्थियों पर हमला किया गया था 2025 में। तो ये सही सुमेलित है। ऑपरेशन जो सफ़ेद सागर चलाया गया था, ये आपके 1999 में चलाया गया था, जब पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ था। उसमें कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना की भूमिका इसमें प्रमुख रही थी और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। तो ये भी सही सुमेलित है। ऑपरेशन कैक्टस के सामने दे रखा कि 26/11/2008 मुंबई आतंकवादी हमले के बचाव हेतु रात के कार्य चलाया गया था। तो सी ऑप्शन गलत है। जो ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, ये आपके जो अभी मालदीव में जो तख्ता पलट हुआ था, उस समाधान के लिए उस समय भारतीय सेना द्वारा मालदीव में ये ऑपरेशन कैक्टस ऑपरेशन चलाया गया था। और जो 26/11/2008 का जो मुंबई हमला हुआ था, आतंकवादी हमले थे, उसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था, ये आपके ऑपरेशन ब्लैक टारगेट चलाया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन गलत दिया गया है। और जो ऑपरेशन मेघदूत है, ये आपके 1984 में आपके सियाचिन में रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा तथा सैन्य टुकड़ियों की तैनाती के लिए चलाया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन सिंदूर आपके पाकिस्तान में, और ऑपरेशन सफेद सागर आपके 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, ऑपरेशन मेघदूत आपके 1984 में सियाचिन में सैन्य टुकड़ियों द्वारा कब्जा करने के लिए, और ऑपरेशन कैक्टस आपके मालदीव के तख्ता पलट के समय चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। तो इसमें सी ऑप्शन जो दिया गया है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ ऑपरेशन दिए गए, दूसरी तरफ जिस देश को सहायता दी गई थी उनकी सूची दी गई है। तो जो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, ये आपके 2025 में चलाया गया था। और ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो चलाया गया था, ये आपके जो म्यांमार थाईलैंड है, यहाँ पे जो विनाशकारी भूकंप आया था, उस समय मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। जो ऑपरेशन सद्भाव है, ये आपके जो वियतनाम, लाओस, म्यांमार में जो टाइफून यागी आया था, उसके कारण जो उस समय वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो उस समय मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। तो ये आपके म्यांमार, लाओस, वियतनाम से जुड़ा हुआ है। और ये 2024 में चला गया था। ऑपरेशन अजय जो है आपके 2023 में चला गया था। और ये ऑपरेशन अजय आपके जो इजराइल और फिलिस्तीन में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उनको भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। जो ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, ये आपके 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था, तो उस समय भारत सरकार द्वारा ये ऑपरेशन मैत्री उस समय नेपाल में चलाया गया था।
तो ध्यान, ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध आपके म्यांमार थाईलैंड से है, ऑपरेशन सद्भाव का संबंध आपके वियतनाम लाओस म्यांमार से है, और ऑपरेशन अजय का संबंध आपके इजराइल फिलिस्तीन से है, और ऑपरेशन मैत्री का संबंध आपके नेपाल से है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया, और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 194 सदस्यीय विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई थी आपके 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, और वर्तमान समय में इसके अभी 194 सदस्य है, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ से इतर एक स्वायत्त शासी बहुराष्ट्रीय निकाय है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। जो WHO है या विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के इतर नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर एक विशिष्टकृत निकाय है, ना कि आपके स्वायत्त बहुराष्ट्रीय निकाय है। इस वजह से भी ऑप्शन क्या है, गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में से संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहर निकालने संबंधी एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। यूएसए के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने आपके WHO से बाहर होने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में किसी भी सदस्य देश के लिए इससे बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। WHO का जो संविधान है, इसमें किसी भी सदस्य को बाहर जाने के लिए इस टाइप के इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे अरनाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो अरनाला ये आपके एक तरह उथले पानी पर चलने वाली एक पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है, और इसको भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया है। और ये आप इस टाइप की जो पानी पर चलने वाली जो पनडुब्बी है होती है, युद्ध पोत होता है, ये 8 पनडुब्बियाँ इस टाइप की बनाई जाएगी, और जो अरनाला ये पहली पनडुब्बी होगी। और ये ऑप्शन ये कह रहा है कि घरेलू स्तर पर डिजाइन की गई बनाई गई पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी पर चलने वाली एक पोत है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अरनाला है ये आपके पानी के ऊपर चलने वाली एक पनडुब्बी युद्ध पोत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी शुरुआत आपके 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे INS सुनयना के बारे में कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली पहल हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं के कर्मियों से युक्त एक पोत है, जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अपनी तैनाती के बाद 8 मई 2025 को कोच्चि लौटा है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो INS सुनयना है, ये आपके भारतीय नौसेना ने इसको आपके हिंद महासागर में इसको तैनात किया था, और ये आपके हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से अपनी तैनाती के बाद ये आपके 8 मई 2025 को कोच्चि में लौट गया है। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। सेकंड कथन कह रहा है, क्या सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि INS सुनैना ने इस दौरान दार अस सलाम, नकाला पोर्ट लुइस, पोर्ट विक्टोरिया और माले बंदरगाहों का दौरा किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो INS सुनैना है, ये आपके इस दौरान आपके बहुत सारे इन्होंने आपके दौरा किया था, बहुत सारे बंदरगाहों का दौरा किया था। उसमें आपके पोर्ट विक्टोरिया भी था, मार्ले बंदरगाह भी था, पोर्ट लुइस बंदरगाह भी था। तो इस वजह से दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि मिशन के दौरान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान और हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख देशों तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस, सेशल्स अन्य के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों की संयुक्त निगरानी में शामिल थी। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि इस अभ्यास में कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और तंजानिया को 44 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय चालक दल सहित भारतीय नौसेना के चालक दल भी शामिल थे। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसमें 84 देशों के सदस्य थे, और इसमें भारतीय नौसेना के चालक दल भी इसमें शामिल थे। तो इसमें जो सारे कथन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवेस्ट को कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया, उनके बारे में कौन कौन से कथन सही है।
पहला कथन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे और पेरू में ईसाई मिशनरी के रूप में कार्य करने वाले कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवेस्ट अमेरिकी महाद्वीप से चुने गए पहले पोप बने हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवेस्ट है, ये आपके अमेरिका महाद्वीप से चुने गए पहले पोप बने हैं। इस वजह से पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि वे कैथोलिक चर्च के 267वें पोप बने हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो कार्डिनल रॉबर्ट जी हैं, ये आपके 267वें नंबर के पोप बने हैं कैथोलिक चर्च के। तीसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने पोप लियो 14वें का नाम धारण किया है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए और इसमें जो ये 5 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल मई 2025 में चले सैन्य गतिरोध के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से पद सार्थक थे। तो जो काइनेटिक एक्शन है, काइनेटिक एक्शन का मतलब होता है कि किसी आपके एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो सैन्य कार्रवाई जो की जाती है उसको आपके काइनेटिक एक्शन कहते हैं। और जो सैड होता है ये आपके शत्रु देश की जो वायु रक्षा प्रणाली को दमन करने से संबंधित होती है। और जो डेड होता है ये आपके शत्रु देश की जो वायु रक्षा प्रणाली को विनाश करने से संबंधित होती है। और जो ऑफ रैंप होता है ये आपकी शत्रुता या बातचीत या शांति स्थापित करने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया से संबंधित है। तो उस समय जब पाकिस्तान के साथ गतिरोध हुआ था तो काइनेटिक एक्शन भी इसमें लिया गया था, क्योंकि सैन्य कार्य ये एक निश्चित टारगेट को ये फोकस करती है। जो सैड होता है, ये सैड पद है, ये भी आपके जो शत्रु देश होता है उसकी वायु रक्षा प्रणाली को उस समय हमारे सेनाओं ने पाकिस्तान की जो वायु रक्षा प्रणाली इसको दमन किया था। और जो डेड है ये आपके जो पाकिस्तान की जो वायु रक्षा प्रणाली थी उसको विनाश भी हमारे वायुसेना ने किया था। और फिर इसमें ऑफ रैंप के तहत आपकी शत्रुता की बातचीत शांति स्थापित करने भी हमने लास्ट में की थी। तो ये सारी जो ये पद थे उस समय ये सार्थक थे, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में वर्णित मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 2022 में 133 से सुधर कर 2023 में 130 हो गया है। मानव विकास सूचकांक के किस संकेतों में भारत अच्छी प्रगति दर्ज की है। तो जो मानव विकास सूचकांक में जो भारत ने सबसे अच्छी प्रगति की है ये आपके जीवन प्रत्याशा में की है। जो जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है उसमें सबसे अच्छा सुधार किया है, क्योंकि 1990 में हमारी जो जीवन प्रत्याशा थी आपके 58 थी और 2023 में ही आपकी जो जीवन प्रत्याशा बढ़कर आपकी 72 वर्ष हो गई है। और इसका प्रमुख कारण ये हो सकते हैं कि एक तो हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं को भी अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर पोषण अभियान जैसे आदि प्रोग्राम चलाए गए थे जिसमें आपके जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।